हेलो स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था वर्क डन हमने पढ़ा, फ्लॉट हमने पढ़ा और हीट हमने पढ़ा था। ठीक है, आज जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, देखते हैं। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉपिक है एडियाबैटिक, ठीक है, यहाँ से अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा कुछ घुमाएगा नहीं, सीधे फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल्स देगा। तो यहाँ फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज कब कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q = 0 होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि मैं फ्लॉट जानता हूँ, फ्लॉट होता है मेरा डेल्टा U = Q + W। तो Q 0 हो गया मेरा, क्यों? क्योंकि कौन सी प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो डेल्टा U किसके इक्वल होगा? डेल्टा U इक्वल होगा W के। ठीक है, तो मुझे अगर यहाँ पे W निकालना है, W मतलब एडियाबैटिक वाला। ठीक है, एडियाबैटिक वाला W क्यों हुआ? क्योंकि Q 0 कर चुका हूँ मैं। तो वर्क डन फॉर एडियाबैटिक किसके इक्वल होगा? डेल्टा U के, और डेल्टा U का फॉर्मूला आपको पता होगा NCV डेल्टा T होता है। ठीक है, जब मैंने आपको हीट पढ़ाया था उस हीट में मैंने समझाया था आपको डेल्टा यू का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी होता है। CV होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला था, यहाँ से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं आप, कौन सा? NCV डेल्टा टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? या फिर इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, NCV T2 - T1। ठीक है, टेम्परेचर अगर आपको डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर आप रखिए और यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं Cp - Cv = R लिखूँ, ये आपको पता होगा Cp - Cv = R होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, पूरी इक्वेशन में अगर Cv का डिवाइड कर दूँ, ये पूरी इक्वेशन मैंने Cv का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा Cp/Cv गामा, जानते हो Cp/Cv गामा हो जाएगा, गामा -1 = R/Cv। तो यहाँ बताइए जरा मुझे Cv का वैल्यू कितना आने वाला है? R/गामा माइनस, ये देखिए। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ और भी न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो Cv का वैल्यू मेरे पास आया है R/गामा-1। यहाँ Cv का वैल्यू मैं पुट करता हूँ तो W एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एन Cv का वैल्यू कितना है? R/गामा-1। ब्रैकेट में कितना होगा? डेल्टा T मतलब T2 - T1। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, तो W एडियाबैटिक = NR/गामा-1 T2 - T1। ठीक है, अब ये बताइए, आपने सुना होगा शायद मेरे ख्याल से, किसी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, PV = क्या होता है? NRT होता है। PV = कितना होता है? NRT होता है। और अगर आप यहाँ पे N और R को कांस्टेंट मान लें, टेम्परेचर में अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे PV में चेंज हो सकता है, और जब PV में चेंज हो सकता है तो ये देखिए W एडियाबैटिक = NR डेल्टा T। ये है क्या? NR डेल्टा T, NR डेल्टा T इक्वल टू किसके बराबर होगा? डेल PV के। तो डेल PV का मतलब क्या होगा? डेल PV का मतलब होगा P2V2 - P1 P1। ये तो आपके पास में रिसेंटली एक फॉर्मूला और आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अगर वर्क डन निकालना है, अगर उसने प्रेशर वॉल्यूम्स दे रखे हैं तो प्रेशर वॉल्यूम्स के टर्म्स में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर के टर्म्स में आप ये वर्क अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब याद रखिएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस अगर बोलता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल, कोई भी प्रोसेस हो, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल, दोनों प्रोसेस के लिए अगर एडियाबैटिक फंक्शन दे रखा है, कौन सा फंक्शन? एडियाबैटिक फंक्शन, तो आप वर्क डन इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। बशर्ते इस फॉर्मूलेस के लिए आपके पास दोनों वैल्यूज हो, मतलब इनिशियल और फाइनल वैल्यूज। इनिशियल फाइनल वैल्यूज का मतलब है टेम्परेचर इनिशियल फाइनल दोनों हो, ताकि आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सको। अगर उसने टेम्परेचर ना देके प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है तो प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू भी दोनों ही हो आपके पास, इनिशियल और फाइनल, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आप लगा सकते हो। और रही बात CP/CV की, सर CP/CV क्या होते हैं, ये आपको थोड़ा फिजिक्स में देखने होंगे, आपको पता भी होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स नाम से एक टॉपिक चलता है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स टॉपिक से हम निकालना सीखते हैं CP और CV की वैल्यूज़। ठीक है,
तो अब हम आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। जब भी कोई क्वेश्चंस दे, बोल दे कि एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस या एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को बता के रखे इनकी वैल्यूज़, तो आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जिस बच्चे को CV के वैल्यू नहीं पता हो, गामा की वैल्यू नहीं पता, तो मैं उसके लिए लिखवा देता हूँ, टेबल लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए किसी मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp की वैल्यू और Cv की वैल्यू, Cv की वैल्यू होती है 5/2R, Cv की वैल्यू होती है 3/2R, और गामा होता है Cp/Cv, तो कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। याद रखिए कोई अगर आपको डाइएटॉमिक गैस से रखी है उसने, डाइएटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस के लिए Cv का वैल्यू होगा 7/2R, Cv का वैल्यू होगा 5/2R, तो 7/5 किसका वैल्यू होगा, गामा का वैल्यू होगा। और अगर उसने आपको ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस दे रखी है, ट्राईएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक गैस दे रखी है, तो आप उसके लिए कितना निकाल सकते हैं, 4R Cv का वैल्यू, और Cv का वैल्यू निकलता है आपका 3R, 4/3, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखिए, क्वेश्चन में बोल के देगा ए मोनोएटॉमिक गैस, ए मोनोएटॉमिक गैस एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंड फ्रॉम समथिंग समथिंग, जो भी दे, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए Cv का वैल्यू कितना रखना है, 3/2R, और Cp का वैल्यू रखना तो कितना रखता मैं, 5/2R, गामा का वैल्यू रखना होता कितना रखता, 5/3 रखता, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन फॉर्मूलेस को, सॉरी इन वैल्यूज को आप पुट कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के फॉर्मूले में, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें हम। अब देखिए, अब देखिएगा मान लीजिए इफ फाइनल टेम्परेचर नॉट गिवन, अब मान लीजिए अगर उसने आपसे इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, फाइनल टेम्परेचर मिसिंग कर दिया, और फिर वर्क डन पूछता है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, तो क्या आप पुराने वाले फॉर्मूले अप्लाई कर पाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप। क्यों, पुराने वाले फॉर्मूलेज में आपको दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज, ठीक है। बट अगर उसने एक भी वैल्यूज मिसिंग कर रखी है, टेम्परेचर फाइनल मिसिंग कर दिया, तब आप क्या करोगे, तब उसके अलग फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, जैसे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूँ अगर मैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूँ, ठीक है, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। W का फॉर्मूला आया था हमारे पास कौन सा, डेल्टा U के बराबर था, पता है आपको। अगर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कहता है एडियाबैटिक में, तो W इरिवर्सिबल हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा U, और W इरिवर्सिबल क्या होता है पता है आप लोगों को, -P एक्शनल डॉट डेल V, डेल्टा U का वैल्यू कितना होता है, NCV डेल्टा T, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। -P एक्सटर्नल डेल्टा V का वैल्यू होगा V2 - V1 इक्वल टू NCV T2 - T1। ये देखिए मैंने क्या करा, मुझे जब उसने एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर कोई वर्क डन पूछ रहा है और एक चीज़ मिसिंग कर दी, मान लो टेम्परेचर मिसिंग कर दिया, मुझे फाइनल टेम्परेचर मिसिंग कर दिया, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अराइव कर रहा हूँ आपको, देखिए, ठीक है। -P एक्सटर्नल V2 होगा आपके पास NR T2 अपॉन, सही है, NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1 इक्वल टू NCV T2 - T1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मैंने यहाँ V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और V1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब आप करेंगे क्या, जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चंस देगा एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर हालांकि मिसिंग करेगा, फाइनल टेम्परेचर मिसिंग कर देगा। अगर उसने प्रेशर्स की वैल्यू दे रखी है उसने, तो आप यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू डालकर, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो आराम से, ठीक है। इस लेक्चर के बाद में नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा मेरा, ठीक है, उस लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चंस बताऊंगा, एडियाबैटिक के ऊपर क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है, डेल्टा U पे क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस करना जरूरी है इस पर। तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस पे करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप लोग खुद भी अपने हिसाब से क्वेश्चंस कर सको। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला जहाँ से आप कंपेयर करके T2 का वैल्यू निकाल सकते हो फाइनल टेम्परेचर का। लेकिन ये प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल होगी, केवल इरिवर्सिबल के लिए। क्यों, क्योंकि मैं W का वैल्यू किसका डाला है, इरिवर्सिबल का डाला है, पता है ना आपको। W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होता था, -P एक्सटर्नल डॉट डेल V होता था, जो मैंने यहाँ पुट किया, ठीक है। अब यहाँ से आप T2 का वैल्यू निकाल के लेकर आइए और T2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस वैल्यू को आप डालिएगा किसमें, W इक्वल टू NCV डेल्टा T,
यहाँ डालिए, और जब T2 का वैल्यू डाल देंगे आप, T1 का वैल्यू तो आपको पता है इनिशियल में, यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास वर्क डन निकल आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप डेरिवेशन देखिए, आराम से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए उसने आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा है। कौन सा प्रेशर दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है। ठीक है, उसने आपको फाइनल प्रेशर भी दे रखा है, फाइनल प्रेशर भी दे रखा है, लेकिन उसने एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दे रखा। तब क्या करोगे, उसने आपको इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दे रखा है, उसने बोला आपको एक मोनोटोमिक गैस एडियाबैटिकली इरिवर्सिबल एक्सपेंड फ्रॉम 2 atm to 1 atm। ठीक है, 350 केल्विन टेम्परेचर, सब वैल्यूज दी उसने आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक्शन प्रेशर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, तो एक्शन प्रेशर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, ये देखिए, जब भी हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंटेनर लेते थे, उसमें पिस्टन फिट करते थे, तो गैस एक्सपेंड होती थी, गैस केवल एक्सपेंड होगी फिर रुक गई। क्यों, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, वापस कंप्रेस नहीं होगी। अगर कंप्रेस हुई तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो आप प्रोसेस में करते कहते केवल इरिवर्सिबल के लिए केवल एक बार एक्सपेंशन हुआ, हो गया, बस हो गया एक्सपेंशन। अब ये बताइए, जब एक बार एक्सपेंशन हुआ तो ये जो पिस्टन है वो स्टॉप हो गया एक्सपेंशन होने के बाद। ये स्टॉप क्यों हो गया, ये स्टॉप इसलिए हो गया क्योंकि अब गैस का फाइनल प्रेशर, अब गैस का फाइनल प्रेशर किसके इक्वल हो चुका है, एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कहने का मतलब इन द सेंस यही है कि गैस एक्सपेंड होती आ रही है, होती आ रही है, होती आ रही है, और एक पोजीशन में जाकर कब क्यों रुकेगी, जब उसका फाइनल प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, बाहर वाले एक्शन प्रेशर के। तो हमेशा रखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब भी आपको फाइनल प्रेशर दे, वही फाइनल प्रेशर आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है, या अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर दे तो वही एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, वो फाइनल प्रेशर होगा, क्योंकि उस पोजीशन पे जाके क्या होगी, प्रोसेस स्टॉप होगी। ठीक है ना, तो अगर आपको उसने P1 P2 दे रखे हैं और P एक्शन नहीं दे रखा, तो P एक्शन किसको मानोगे, फाइनल प्रेशर को। अगर P एक्शन दे रखा तो फाइनल प्रेशर किसको मानोगे, एक्शन प्रेशर। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, टेम्परेचर निकाल के लाओ, टेम्परेचर निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें हम। अगर मान लीजिए उसने आपको फाइनल टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम मिसिंग कर रखे हो, किसके लिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अगर उसने फाइनल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मिसिंग कर रखे हो, किसके लिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सिंपल से ये फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले के डेरिवेशंस होते हैं, लेकिन डेरिवेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग स्मार्ट स्टडी करिए, आप लोग केवल ये फॉर्मूले ज़्यादा की सीधे, इनके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा। ठीक है, ये जब टेम्परेचर क्या है मेरा यहाँ पे, टेम्परेचर नहीं, मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन लेके आ रहा हूँ। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन से जब एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो P1V1 गामा इक्वल टू P2V2 गामा। अब वो अगर मान लीजिए प्रेशर इनिशियल दे, वॉल्यूम इनिशियल दे, प्रेशर फाइनल दे, वॉल्यूम फाइनल मिसिंग कर दे, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके दोनों को कंपेयर करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, और एक फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, देखिए टेम्परेचर वॉल्यूम का, PV गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन है। ठीक है, आप लोगों से रिलेशन आ कहाँ से रहे, ये सब रिलेशन डेरिवेशन से आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में डेरिवेशन से आप देखिए, ये 11th क्लास में डेरिवेशन चलते हैं, वहाँ देख सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो कैसे करूँगा, T1V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2V2 गामा माइनस 1। ये देखिए, एक फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया, एक फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया, और एक फॉर्मूला मेरे पास आता है प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में, तो होता है P1 माइनस गामा T गामा।
इक्वल टू कांस्टेंट। क्या लिखोगे आप? P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। ये देखिए, इन फॉर्मूलेस का आप यूज करते हुए आपको हो सकता है इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दे रखे हो, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा हो, फाइनल वॉल्यूम मिसिंग कर रखा हो, या इनिशियल प्रेशर दे रखा हो, फाइनल प्रेशर दे रखा हो, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा हो, फाइनल टेम्परेचर मिसिंग कर रखा हो, मतलब इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग कर रखी हो तो कंपेयर करके आप इन फॉर्मूले से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। और निकालने के बाद में जब आप वैल्यू निकाल रहा हो तो आपके पास फॉर्मूले हैं W इज इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1, एक फॉर्मूला ये था। अगर टेम्परेचर मिसिंग है तो यहाँ से निकाल सकते हो टेम्परेचर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। या W का एक और फॉर्मूला था एडियाबैटिक के लिए, कौन सा था? 1 गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1, देखा था आप लोगों ने? W इक्वल टू 1 गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक वॉल्यूम मिसिंग कर रखा है तो आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस थी। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन सीधे फॉर्मूला बेस आते हैं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। आप चाहो तो अपनी जो मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार, ठीक है। W वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q0 हो गया। Q0 हुआ तो W किसके इक्वल हो गया? डेल्टा U के। और W डेल्टा U के इक्वल हो गया, W किसके बराबर? NCV डेल्टा T। या फिर एक और फॉर्मूला मेरे पास कौन सा? W इज इक्वल टू 1 गामा माइनस 1 P2V2 माइनस P1V1। मैंने बताया था आपको ये दो फॉर्मूलेज हैं जो आप एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, बशर्ते आपको फाइनल इनिशियल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, टेम्परेचर की या वॉल्यूम की या प्रेशर की, ठीक है ना, पता होना चाहिए। अगर वैल्यूज़ पता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर उसने कुछ टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह मिसिंग कर रखा है तो इरिवर्सिबल के लिए देखा आपने, इससे पहले जो बताया मैंने आपको, तो फॉर्मूला एक्सपेंड करिएगा, फिर कंपेयर करके आप निकाल सकते हो वहाँ से फाइनल वैल्यूज़। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये डेटा दे रखा है मैंने, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप खुद ट्राई करिएगा क्वेश्चन यहाँ पे। इस पर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ आज इस पर, ठीक है। देखिए आगे ये रफ करें, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन देखा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन हमने सीख लिया कि हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वर्क। अब आता है मेरे पास में कौन सा? एंथैल्पी। एंथैल्पी एक टॉपिक है। एंथैल्पी अगर बात करूँ एंथैल्पी की, एंथैल्पी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब आप करा रहे हो ओपन में, कैसे करा रहे हो? ओपन में। तो ओपन में कराने पर प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस आप ओपन में कराते हो तो केमिकल रिएक्शंस कराते समय प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो उस समय जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस हो या फिर एब्जॉर्ब हो, ठीक है, वो कहलाती है आपके पास क्या? एंथैल्पी। वो कहलाती है आपके पास एंथैल्पी। मैं पहले बता चुका हूँ एंथैल्पी इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए आपने देखा होगा आपके पास एक चैप्टर आता है थर्मोकेमिस्ट्री, इसी के बाद आएगा थर्मोडायनेमिक के बाद में थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा एच की एप्लीकेशंस दे रखी हैं, और डेल्टा एच की एप्लीकेशंस दे रखी है हाइड्रोजनेशंस के लिए, न्यूट्रलाइजेशंस के लिए, आपके फॉर्मेशन के लिए और कंबशंस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे वो सारी केमिकल रिएक्शंस करा रहा है, फॉर्मेशन करा रहा है, कंबशन करा रहा है, हाइड्रोजनेशंस करा रहा है, न्यूट्रलाइजेशंस करा रहा है, हाइड्रेशन करा रहा है, बहुत सारे यानी कितनी सारी रिएक्शंस करा रहा है, लेकिन सारी रिएक्शंस वो ओपन में करा रहा है। तो जब सारी रिएक्शंस ओपन में करा रहा है तो वहाँ पे जो हीट रिलीज हो रही है या जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो सारी हीट का नाम उसने एंथैल्पी दे रखा है, ठीक है ना। तो एंथैल्पी माइंड में बैठाओ, एंथैल्पी है क्या? एंथैल्पी केवल और केवल एक हीट है, केवल किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें एंथैल्पी का बताया मैंने आप लोगों को, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशंस दिया गया था। एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशंस दिया गया था H इज इक्वल टू U प्लस P। रिलेशंस आपको याद रखना है, एक रिलेशंस दिया गया था एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। और अगर हम इसमें चेंज की बात करें, अगर मान लीजिए मुझे फाइनल कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल P।
ठीक है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पी वी। अब इस चीज़ का ख्याल रखेगा, जब प्रेशर वॉल्यूम दोनों में एक साथ चेंज हो रहा है, जब प्रेशर वॉल्यूम दोनों में एक साथ चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है, ठीक है ना, तो देखिए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक साथ कब चेंज होते हैं, जब कोई रियल गैस हो। क्योंकि आइडियल गैस के तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं जहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन निकलता था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकलता था, प्रेशर कांस्टेंट रहता था, लेकिन तीनों जो वैरी कर रहे हैं तो हो सकता है वो रियल गैस हो सकती है। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले को आप रियल गैस के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन सी गैस के लिए? रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए जहाँ पे पी वी टी सब में वेरिएशन होगा, ठीक है। तो जब कोई क्वेश्चंस दे आपको और क्वेश्चंस में अगर वो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वेरी कर रहा है, अगर तीनों वेरी कर रहा है अगर वो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल पी, ठीक है। एक फॉर्मूला मेरे पास और है, देखिए, इफ प्रेशर कांस्टेंट, अगर वो प्रेशर कांस्टेंट करता है तो फॉर्मूला लगा सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, देखिए प्रेशर कांस्टेंट कर दिया मैंने तो पी डेल पी। ये फॉर्मूला हमेशा आप आइडियल गैस के लगाएंगे। कोई भी आइडियल गैस देकर रखेगी आप उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल पी। तो याद रखिएगा अगर उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है एक रियल गैस मेरे पास है जहां उसने प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वेरिएशन कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। और किसी आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल पी। आपने अपने थर्मोडायनामिक में जनरली मोस्ट ऑफ यही फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल पी। क्यों पढ़ा है? क्योंकि आप जो भी क्वेश्चंस करोगे वो सब आइडियल गैस के ऊपर क्वेश्चंस बनाता है, वहाँ आइडियली आप इक्वेशंस लगा सकते हो, ठीक है ना। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल पी समझ में आ गया आप लोगों को लगाना, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें, देखिए अगर कोई उसने केमिकल रिएक्शन दे रखा है, कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा है, मैं केवल केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। कोई केमिकल रिएक्शन दे रखा होगा तो उसमें ए प्लस बी से सी प्लस डी होगा, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से मेरे पास उनकी कंसंट्रेशन होगी। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मोल्स में चेंज निकाल सकते हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर आपको एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशंस देखना, तो रिलेशंस देखिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये देखेगा, ये फॉर्मूला केवल आपके केमिकल रिएक्शंस के लिए है। जब कोई केमिकल रिएक्शंस गिवन करे, उस केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एच निकालना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ? अरे भाई फॉर्मूला वहीं से ड्राइव हुआ हमारा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी था। पी डेल वी जहाँ वॉल्यूम में चेंज हुआ वो मोल्स में चेंज कर दिया मैंने यहाँ पे, मतलब पी वी इक्वल एन आर टी से फॉर्मूला लिया है, पी वी इक्वल टू एन आर टी से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे? डेल्टा एन जी है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल क्या होंगे? प्रोडक्ट्स के मोल होंगे मेरे पास स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी, और रिएक्टेंट के मोल कौन से होंगे? स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिए, ये जो मोल्स आपके पास होने चाहिए वो गैसेस के मोल्स होने चाहिए। क्यों? ये गैसेस इक्वेशन है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे पी डेल वी था, उसके आगे मैंने एन आर टी लगाया है, तो ये आइडियल गैस का मैंने इक्वेशंस लगाया यहाँ पे। तो इसका मतलब है आइडियल गैस का इक्वेशन लगाया तो गैसेस के ऊपर वैलिड है, गैसेस के ऊपर वैलिड है, तो ये मोल्स किसके होने चाहिए? गैसेस के होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा सिंपल सा वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। अब आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शंस में प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल बराबर आ जाएं, इक्वल हो जाएं, तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा? 0। तो डेल्टा एच इसके इक्वल होगा डेल्टा यू के, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हो गए और रिएक्टेंट के मोल कम है, तो मैं डेल्टा एन जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा एन जी जब पॉजिटिव आएगा तो बड़ा कौन होगा? फिर मेरे पास डेल्टा एच बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो इसमें आप, ठीक है। चलिए इस पर कुछ आगे हम क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चंस बताते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, या फिर ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।